हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 7 करेंगे साइंस का, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो आप जैसे वेदर में रहते हो वैसे ही फीचर्स आपको अडेप्ट करने पड़ते हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो जैसे आपने देखा है, अगर आप कभी कश्मीर जाते हो तो आप है ना विंटर्स क्लोथ लेके जाते हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही होगी। अगर आप कभी बीच वाले एरिया पे जाते हो तो आप बहुत ही समर वाले क्लॉथ लेके जाते हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही होगी। तो आपने है ना डेली वेदर रिपोर्ट अगर आप देखते हो, ठीक है, तो जब आप वो बताते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर ये रहेगा, बारिश हो सकती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, ये हमारा वेदर रिपोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें ना हम ये बताते हैं कि पास्ट 24 आवर्स में एक पर्टिकुलर जगह पे कैसा मौसम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, तो आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा ना, आप खुद भी बोलते हैं कि आज है ना बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है। तो आपके आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर अगर मॉइस्चर का कंटेंट बहुत हाई है, इतना हाई है कि आपका पसीना जो आपकी बॉडी पे आ रहा है वो उसको सुखा नहीं पा रहा है, हवा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमारे एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, ह्यूमिडिटी बुलाते हैं। उसके बाद आता है वेदर क्या होती है। वेदर और क्लाइमेट दो वर्ड है जो हमें क्लियर करने हैं कि वो क्या होते हैं। तो वेदर का मतलब होता है डे टू डे कंडीशन, यानी कि आज का टेम्परेचर क्या रहेगा, आज की ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, आज कितना रेनफॉल होने वाला है एक पर्टिकुलर एरिया में या नहीं होने वाला है, कितनी हवा चलने वाली है। तो जब है ना एक पर्टिकुलर प्लेस की 24 घंटे के अंदर की मैं ये बातें कर रही हूँ कि उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, बारिश तो नहीं हो रही है, विंड की स्पीड क्या रहेगी, ये सब क्या है, वेदर है, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये सारे फैक्टर जो है ये वेदर के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और जो ये वेदर होती है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपकी वेदर रिपोर्ट्स बनाता है 24 घंटे की, तो ये है ना मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर की हेल्प से बनता है। और हमने जो 6th क्लास में चैप्टर किया है हीट वाला, उससे उसमें मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइमेट क्या होती है। तो क्लाइमेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पे, सोच ये 25 साल से, पर्टिकुलर पिछले 25 साल, 30 साल, 35 साल से एक जो मौसम वहाँ का रहता है उसको हम वहाँ का क्लाइमेट बुलाते हैं। तो जैसे ही आप है ना राजस्थान का नाम सुनते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे है ना मोस्टली बहुत कम बारिश होती है, बहुत तेज हवा चल रही होती है, तो आप समझ जाते हो ये वहाँ का क्लाइमेट है। तो ये बात आपके एक दिन के बारे में तो समझ में नहीं आएगी ना, तो अगर एक दिन की बात कर रहे हैं तो वो वेदर कहलाएगा। और अगर मैं वहाँ पे 20-25 साल में एवरेज मोस्टली कैसा टेम्परेचर रहता है, कैसी हवा चलती है, कैसा बारिश रहता है, इस सब की बात कर रही हूँ, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्लाइमेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है राजस्थान का। तो राजस्थान में ना बहुत कम बारिश पड़ती है, वहाँ पे एकदम डेजर्ट क्लाइमेट है, तो बहुत गर्म हवा चलती है, ठीक है, सूखी हवा चलती है। उसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ना मोस्टली बारिश हो रही होती है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट कैसा है, वेट क्लाइमेट है, ठीक है। और अगर आप कश्मीर की बात करेंगे वहाँ पे मोस्टली स्नो पड़ रही होती है, ठीक है। तो वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया। वेदर का मतलब होता है जब आप पिछले 24 घंटों में कैसा टेम्परेचर रहा, कैसा रेनफॉल रहा, कैसा विंड रहा, ये बात कर रहे हो तो ये वेदर है। और क्लाइमेट की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि पिछले 25 सालों से 30 सालों से किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में सुन के आपके दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसे हम बुलाते हैं वहाँ का क्लाइमेट। अब उसके बाद आता है अडेप्टेशंस। हमारा ये चैप्टर है ही अडेप्टेशंस के ऊपर। तो अडेप्टेशंस का मतलब होता है ऐसे फीचर्स और हैबिट्स जो किसी भी एनिमल के पास है, जो उसके है ना मदद करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर रहने के लिए। सोचिए एनिमल्स एंड प्लांट्स में देखते हैं, तो जब भी आप देखिए ये जो प्लांट है, कैक्टस प्लांट है, ये मोस्टली डेजर्ट एरियाज में मिलता है, ठीक है, राजस्थान जैसे एरिया में सैंडी सॉइल में मिलता है, ठीक है। अब इसको गॉड ने कैसे अडेप्ट किया है कि ये राजस्थान में भी रह पाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, इसको एक थिक वैक्सी स्किन दी है, स्पाइंस दिए हैं, इसमें है ना लीव्स किस में रिड्यूस हो जाती है, स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती है। इसकी स्टेम जो है वो बहुत ही बड़ी है और इसमें है ना लॉन्ग रूट है। इसकी रूट इतनी डीप होती है, इतनी डीप होती है कि नीचे अंदर से, जमीन के अंदर से बहुत नीचे जाके पानी ले सकता है। अब इसको ऐसा करने की जरूरत क्या है, क्योंकि आपको पता है कि बारिश बहुत कम होगी राजस्थान में, डेजर्ट एरिया में, ठीक है। तो इसको बहुत डीप रूट किस लिए दी गई है, क्योंकि ये वहाँ पे अडेप्ट कर पाए, ठीक है। ये थिक वैक्सी स्किन किस लिए दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करते हैं। तो थिक और वैक्सी जो इसकी स्किन है वो हेल्प करती है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो इन प्लांट्स में। ऐसे ही कैमल को देखिए, तो आपको पता है कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास है ना, गॉड ने उसको भी कैसे अडेप्ट किया है, उन्होंने उसको लंबी लंबी टांगे दी है, क्यों? ताकि अगर वो सैंड में उसकी छोटी टांगे होती है तो सैंड में जब वो चलता है तो सैंड में है ना बहुत हीट निकलती है, तो वो हीट है ना उसकी बॉडी को फील हुआ करती, ठीक है। उसके जो पैर है फ्लैट फीट दिए गए जो है ना बहुत आराम से सैंड में चलने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारे जो गॉड ने उन्हें अडेप्ट किया है, ये अडेप्टेशन जो हमें ये अडेप्टेशन कहलाती हैं।
उसके बाद ये अडेप्टेशन तो थी अगर आप डेजर्ट एरिया में हो। तो आपको पता है हमारे जो अर्थ है उस पर ना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, कहीं पे बहुत तेज बारिश होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो अभी हम है ना पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलर रीजन्स आपको पता है हमारे अर्थ के दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो ये ऐसे पोल्स वाला जो एरिया होता है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पूरा का पूरा एरिया बर्फ से घिरा रहता है। ठीक है, हमेशा यहाँ पे ना 6-6 महीने तो सूरज नहीं निकलता है। ठीक है, 6 महीने सूरज नहीं निकलेगा, 6 महीने सूरज नहीं डूबेगा। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर है ना -37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ठीक है, तो जो पोलर रीजन में रहने वाले लोग हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको भी तो अडेप्टेशन की जरूरत पड़ेगी, वरना वो इतने एक्सट्रीम ठंड में कैसे रह पाए। आपको पता है ना कुछ प्लांट्स तो हमारे यहाँ पे जो प्लांट्स है अगर मैं इनको वहाँ पे लगा दूँ तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स है वो वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पोलर बियर जो पोलर रीजन में मिलता है, इसका नाम इसलिए पोलर बियर है। ठीक है, तो पोलर बियर को ऐसी क्या क्या चीजें दी गई है जो उसको मदद करती है ऐसे इतने ठंडे एटमॉस्फेयर में रहने में। तो आपको पता है पोलर बियर क्या है ना, व्हाइट कलर का फर होता है। ठीक है, तो कलर का फर होता है वो उसकी मदद करता है क्योंकि वहां पे जो पीछे का बैकग्राउंड है वो पूरा स्नो से ढका हुआ है। ठीक है, तो उसके प्रेडेटर्स उसे देख ही नहीं पाएंगे, उनको लगेगा स्नो है, वो दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसका शिकार करना। ठीक है, उसके बाद है ना उनको इतनी ठंड से बचाने के लिए 2 लेयर ऑफ फर दी गई है। तो ये जो 2 लेयर ऑफ फर है उसके पास, तो क्या होगा, उसको इतनी ठंड लगेगी नहीं, क्योंकि आपको क्या होता है जब बहुत ठंड पड़ने लग जाती है तो आप स्वेटर्स के कई लेयर्स पहन लेते हो ना, तो आपको ठंड नहीं लगती है। ऐसे नेचर ने उनको 2 लेयर ऑफ फर दिया है। ठीक है, उसके अलावा उनको क्या किया है, उनकी जो स्किन है उसके अंदर है ना बहुत सारा फैट दिया गया है। तो आपको पता है ना फैट जो होता है वो हमें है ना ठंड से बचाता है। कुछ लोग होते हैं वो उनके अंदर उनकी बॉडी में इतना फैट होता है तो वो है ना वेल इंसुलेटेड रहते हैं। इंसुलेटेड का मतलब होता है जब ठंड आएगी उसको है ना वो उनकी बॉडी को वो क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैट स्टोर्ड है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनको इतनी ठंड में सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद है ना फिजिकल एक्टिविटीज, बहुत गर्मी जिस दिन पड़ रही होगी उनको ठंड की जरूरत पड़ती है उस दिन, तो क्या करते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं। बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं कौन? पोलर बियर। और उनके जो पंजे होते हैं वो चौड़े और लंबे होते हैं। ठीक है, जो उनकी तैरने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं और स्नो में चलने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, उनके पंजे इस तरीके के होते हैं कि वो आराम से स्विम भी कर सकते हैं और स्नो पे वॉक भी कर सकते हैं। स्नो पे हम इतने इजीली वॉक नहीं कर सकते ना, स्लाइड कर जाते हैं ना हम। ठीक है, उसके बाद है ना जब वो पानी के अंदर तैर रहे होते हैं तो उनके अंदर ये वाली वो भी है कि वो है ना बहुत देर तक अंदर रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ठीक है, अपनी नोस्ट्रिल्स को बंद रख सकते हैं और बहुत देर तक तैर सकते हैं। उसके अलावा उनकी है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है जिससे है ना वो अपने प्रे को, अपने फूड को बहुत इजीली कैच कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं पोलर बियर के अंदर, ये सारे अडेप्टेशन है पोलर बियर के अंदर। अब ये देखिए यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक चार्ट बना हुआ है जिसमें यही सारी बातें एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद अगर आपने कभी पेंगुइन्स को देखा है तो पेंगुइन्स भी पोलर रीजन में रहती है। ठीक है, तो पेंगुइन का जो कलर होता है वो भी मोस्टली व्हाइट होता है, इनके अंदर ब्लैक कलर भी होता है, लेकिन ये भी है ना आराम से मर्ज कर पाती है, इनका जो स्किन कलर है वो भी आराम से मर्ज कर पाता है। पेंगुइन्स भी बहुत अच्छी स्विमर्स होती है और इनकी बॉडी है ना स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन हम उस बॉडी को बोलते हैं जो अगर आपने कभी शिप को देखा है, सबमरीन को देखा है, तो उनका जो फ्रंट होता है, या फिर आपने फिश को देखा है तो उनका फ्रंट जो होता है वो नैरो होता है, बीच में से उनकी बॉडी चौड़ी होती है और फिर से उनकी जो टेल होती है वो फिर से पतली होती है। तो अगर आप इसको देखोगे, पेंगुइन को देखोगे, इसका जो माउथ वाला रीजन है वो बहुत ही नैरो रीजन है, देन इसका जो मिडिल पोर्शन है वो बहुत ही चौड़ा है और फिर से उसके जो पैर वाला रीजन है वो नैरो है। तो इस टाइप की बॉडी स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर बुलाते हैं। और इनकी जो फीट है, ठीक है, इनके जो पैर है उसमें है ना वेब्स है, ये जो वेब है उनको स्विमिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पेंगुइन्स भी पोलर रीजन में बहुत आराम से सर्वाइव कर पाते हैं उनकी इन अडेप्टेशंस की वजह से। उसके बाद आता है साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया एक कंट्री है जो बहुत ही ठंडी है। ठीक है, तो साइबेरिया में भी जो ये क्रेन रहता है, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड वहां पड़ने लग जाती है ना, ये वहां सर्वाइव नहीं कर पाता, तो क्या करता है, ये है ना इंडिया में मूव कर जाता है। राजस्थान में जो भरतपुर सेंचुरी है, सुल्तानपुर हरियाणा में जो सेंचुरी है, ये वहां पर आके रहने लग जाता है। तो जब तक है ना बहुत एक्सट्रीम ठंड वहां पड़ती रहेगी तब तक ये इंडिया में रहेगा, इसलिए इनको माइग्रेटरी बर्ड बुलाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बर्ड जो एक जगह से माइग्रेट कर गया है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को सह नहीं पा रहा था। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी ये इंडिया आ जाता है, यहाँ पे रहता है। जब इसको लगता है कि अब वहाँ का टेम्परेचर सही हो गया होगा, गर्मियाँ पड़ने लगी होगी, वहाँ पे थोड़ी बेटर सिचुएशन हो गई होगी, तो ये दोबारा से वहाँ मूव कर जाता है। ठीक है, साइबेरियन क्रेन देखने के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने के लिए बहुत सारे लोग भरतपुर जाते हैं।
उसके बाद आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया हम उसे बुलाते हैं जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो इक्वेटर के पास है। हमारा जो इक्वेटर है वहाँ पे है ना सूरज की सीधी किरणें आती है, इसलिए वहाँ का रीजन मोस्टली गर्म रहता है, ठीक है। वहाँ पे है ना ठंड में भी सिर्फ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है, ठीक है, और गर्मियाँ तो 40 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर जाती है, तो तरीके से, ठीक है। तो डे और नाइट जो होता है यहाँ पे इक्वल रहते हैं ऑलमोस्ट, और बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। इन सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया जो होता है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं ऐसे एरिया में जो ट्रॉपिक के पास से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं? मंकी, गुरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये बहुत सारे। आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ना बहुत ही बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे। अब हम देखते हैं वहाँ के एनिमल्स के पास क्या क्या अडेप्टेशन है जो उनको मदद करती है वहाँ सर्वाइव करने में, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत गर्मी पड़ेगी, ठीक है, बहुत बारिश हो रही होगी, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उनके पास? तो एक रेड आई फ्रॉग होता है, एक ऐसा फ्रॉग होता है, ठीक है, ऐसा मेंढक होता है जिसकी आंखें लाल है, ठीक है। इसके जो पैड्स है, इसके जो पैर है, यानी कि वो है ना स्टिकी है, ठीक है, तो उसके है ना पेड़ पे चढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आराम से ना पेड़ों पे भी चढ़ पाता है, क्यों? क्योंकि जो इसके पैर है उनमें है ना चिपकन है, और जो इसको मदद करती है पेड़ पे चढ़ने पे, ठीक है। उसके बाद जो मंकीज होते हैं, आपने देखा होगा ना मंकीज की है ना बहुत ही लंबी पूंछ होती है, तो ये पूंछ क्या करती है? उनकी है ना ग्रैस्प करने में मदद करती है। तो जैसे बंदर को आप देखोगे वो आराम से है ना टहनियाँ पकड़ पाता है, किसकी मदद से? अपनी पूंछ की मदद से, ठीक है, अपना खाना इजीली होल्ड कर पाता है। उसके हैंड और फीट भी ऐसे होते हैं कि वो आराम से ब्रांचेस को पकड़ पाए, क्यों? क्योंकि मंकीज जो है वो मोस्टली पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। तो पेड़ों में रहने में अडेप्टेशन, जैसी अडेप्टेशन की जरूरत उनको है वैसी उनके पास है। उसके बाद एक बर्ड आता है, बर्ड टोकन की बात हो रही है, जिसका मैंने पिक्चर भी यहाँ पे लगाया। इनकी आप देख रहे हो, इनकी जो चोंच है वो कितनी लॉन्ग है, ठीक है, लार्ज बीक है। तो ये है ना उनकी फ्रूट्स तक पहुंचने में मदद करती है, ऐसे फ्रूट्स तक पहुंचने में मदद करती है जो है ना वैसे तो एकदम से नीचे गिर जाएंगे, वरना वो ऐसी ब्रांचेस पे लगे हुए हैं जो उनका वेट सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन इनकी जो ये लंबी चोंच है ये उनकी मदद कर देती है, ये उसको सीधा खा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बिग कैट्स होते हैं जिनको हम लायंस या टाइगर बुलाते हैं, ठीक है, उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ही मोटी होती है और सेंसिटिव हेयरिंग होती है। यानी कि आपको पता है ना टाइगर्स के बारे में कि टाइगर है ना बहुत दूर से ही अपने प्रे को, जरा सी अगर लीव्स भी हिल रही है ना तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे है ना कोई है, ठीक है। तो इतनी सेंसिटिव हेयरिंग उनको दी गई है ताकि वो आराम से अपने प्रे को ढूंढ पाए, अपना खाना ढूंढ पाए। उसके बाद है ना एक लाइन टेल मकाऊ, जिसको बियर्ड एप कहते हैं, वो भी रेन फॉरेस्ट में रहता है, स्पेशली वेस्टर्न घाट में रहता है, ठीक है। इसके पास है ना एक सिल्वर वाइट मेन होती है, जो इसके सर को है ना ये जब अपनी चीख को नीचे कर लेता है, ठीक है, तो ये है ना इसकी मदद करती है ऐसे वाले जगह पे सरवाइव करने में। और ये ना बहुत ही अच्छा क्लाइंबर है, यानी कि पेड़ों पे ना बहुत आराम से चढ़ पाता है, क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो एप एनिमल्स हैं वो सारे के सारे पेड़ों पे रहते हैं, तो उनके अंदर ऐसे अडेप्टेशंस होने चाहिए जो उनको पेड़ पे होल्ड करने में। अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरे दिन पेड़ पे लटके रहो, तो आप लटके रहोगे क्या? नहीं, आपको ना बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। आप है ना कुछ घंटे रह सकते हो लेकिन पूरा लाइफ नहीं रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एलिफेंट। तो एलिफेंट को है ना एक तो उसकी जो ट्रंक होती है, ठीक है, उसकी जो सूंड होती है वो एक तो खाना उठाने में उसकी मदद करती है, और वो है ना उसे नाक की तरह यूज करता है, तो उसकी जो स्मेल करने की सेंस है वो भी बहुत तेज होती है, ठीक है। उसके जो दिखाने के दांत होते हैं जिनको हम टस्क बुलाते हैं, ठीक है, उसके जो दो दांत बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है, वो है ना उसकी किसी भी चीज को फाड़ने में बहुत मदद करते हैं, ठीक है। आराम से वो है ना कोई भी चीज फाड़ सकता है उसकी मदद से और उनको खा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एलिफेंट के कान जो होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, वो है ना हल्की से हल्की आवाज सुन पाते हैं। और दूसरा है ना, आप अगर देखोगे एलिफेंट को, वो है ना अपने कानों को हिलाता रहता है, पंखा करता रहता है खुद को, क्यों? क्योंकि उसको जब गर्मी लगने लग जाती है तो ये उसकी मदद करते हैं, एज फैन वो इनको यूज कर पाता है अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए। तो ये वो सारे अडेप्टेशन थे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट है, और जिस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वैसा ही प्लांट और एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर एक बहुत ठंडा रीजन है तो उनके अंदर ऐसे अडेप्टेशन देखने को मिलेंगे जो बहुत ठंड सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर ऐसे अडेप्टेशन देखने को मिलेंगे कि वो बहुत गर्मी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद है ना यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उन्होंने इस चैप्टर में दिए गए। तो अभी जो हमने वेदर रिपोर्ट की बात की थी उसको बनाता कौन है? तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है एक गवर्नमेंट के अंडर जो काम करता है, उसका काम होता है ये सारी की सारी वेदर रिपोर्ट फॉरकास्ट करना, ठीक है। तो वो हमें पहले से बताता है मानसून आने वाला है, इस बार नॉर्मल मानसून रहेगा, गर्मी कैसी पड़ेगी, बारिश तो नहीं होने वाली। आपको पता है ना कि अगर नेक्स्ट डे बारिश होने वाली होती है तो पहले से आपको पता चल रहा होता है कि कल ऐसा मौसम रहेगा, तो वो बताता कौन है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। और जो बारिश पड़ रही होती है उसको हम मेजर कैसे करते हैं? आपको पता है ना, ऐसा बोला जाता है कि आज है ना 15 मिलीमीटर बारिश हुई, आज 25 मिलीमीटर बारिश हुई। तो आपने कभी सोचा है कि
कैसे पता चलता है उनको कि कितने मिलीमीटर बारिश हुई? वो क्या मेजर करने लगे रहते हैं, क्या स्केल लेके बैठे रहते हैं? तो वो स्केल लेके नहीं बैठे रहते, एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है रेन गॉज। ठीक है, तो रेन गॉज है ना, एक सिलेंडर होता है जिसमें ना बारिश का पानी गिरता रहता है और वो उसका लेवल मेजर कर लेता है, तो उनको पता चल जाता है कि आज है ना इतनी बारिश हुई है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। हमारे 6th क्लास के 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे 7th क्लास के भी 7 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, तो अगर 8th का पेपर दे रहे हैं साइंस से, ठीक है, या फिर आप EMRS का एग्जाम देने वाले हैं, या आप बिहार शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, या आप TGT साइंस के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट है वो मुझे कॉमेंट्स में बताइए।